राजेश भारती साहब, आपने बीजेपी को भी सुन लिया, आपने जो अंदाज था शायराना तेजस्वी का वो भी मैंने अपने उसमें सुना दिया, आपने कांग्रेस का पक्ष भी देख लिया। कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि असल में मुद्दों का जवाब बीजेपी नहीं दे रही है, इसलिए भटका रही। अब क्या बीजेपी के कहने पर नमाजवाद, मौलाना, शायराना अंदाज और सबसे बड़ी बात कि वक्फ कानून का जिक्र करने लगे तेजस्वी, मुद्दों का जिक्र तो हुआ नहीं, वो कहां गए मुद्दे जो गिना रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता? कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात कही है। फिर आती है बात नफरत की। किसी पार्टी के कोई भी समर्थक, वो चाहे आरजेडी के हों, कांग्रेस के हों या बीजेपी के, उनको चिंटू कहना ये नफरत नहीं है तो क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि अक्रॉस द पार्टी लाइन ये जो हमारा देश का पूरा जो राजनीतिक वर्ग है ना, वो इस चिंटूबाज में और इस तरह की भाषाओं में मजे ले रहा है। उसे लगता है कि जनता को हम वो वारेन हेस्टिंग्स की ऑटोबायोग्राफी जो लिखी गई थी, वारेन हेस्टिंग्स ने जो लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि हम भारत में तब तक वो अंग्रेजों के लिए, क्योंकि वो रूलर थे, बंगाल के जो है पहले गवर्नर जनरल बने 1773 में, तो उन्होंने लिखा कि हम तब तक भारत में रूल कर पाएंगे जब तक हम भारत को कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन ये सब में बांट के रख सकेंगे। ये वक्फ क्या है, ये धर्म क्या है, आप माने हमारा देश का राजनीतिक वर्ग ये समझने को तैयार है कि धर्म और राजनीति के अलगाव पे ही लोकतंत्र का जन्म हुआ है। वक्फ का मामला हो, वक्फ क्या, वक्फ है क्या? अगर मैं अपने देश के राजनीतिक वर्ग से पूछूं तो 90% ये एग्जैक्ट बता नहीं पाएगा वक्फ क्या है। लेकिन उसके बयानबाजी में मैं आपको इंडिविजुअली नहीं कुछ कह रहा हूं, आप बयान भी मत बनिए, आप सुनिए पहले। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं। बोलिए। आप सुनिए, पहले सुनिए बस। कि जब जिस लोकतंत्र को सामंतवाद में धर्म और राजनीति के गठजोड़ से ही सारा व्यवस्था चल रहा था, उसके विरोध में ही जो है जब आम आदमी में जागृति आई, तो उस जागरण से ही लोकतंत्र का जन्म हुआ। और उसमें यह स्पष्ट था कि क्लियर कट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, कि राज्य और धर्म अलग अलग होंगे। आज धर्म के मामले में राज्य, चाहे वो हिंदू का मामला हो, क्रिश्चियंस का मामला हो या मुस्लिम का मामला हो, मैं तेजस्वी यादव हो या मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता डायरेक्ट, सारे जो राजनीति में बैठे लोग हैं कि एक पे आरोप लगाना है कि तुम ज्यादा भ्रष्ट थे। क्या भ्रष्टाचार को भी स्केल पे नापेंगे कि कोई 10 पे था कि 9 पे था कि 8 पे था? क्या इस देश का राजनीतिक वर्ग और कैसा है इस देश की जनता नहीं जानती है? जनता अच्छे से जानती है आप सब। इसीलिए बस 10-20 साल और रुक जाइए, ये खेल भारत में नहीं चल पाएगा। समझिए, आम आदमी की बात कीजिए, समाज की बात कीजिए, लोगों को जोड़ने की बात कीजिए। ये धर्म के नाम पे लड़ाना और धर्म के नाम पे जुगलबंदी बना के एक दूसरे के विरोध में बोलना, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना, ये राजनीति हमारा पाकिस्तान भी हमसे बेहतर न्यूज चैनल बहस करता है। सुन लीजिएगा पाकिस्तान का कोई न्यूज चैनल, जिस पाकिस्तान को मैं समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन एक चैनल पे बैठे एक आदमी बात कर रहा है तो इतना भी पेशेंस नहीं है कि हम बीच में नहीं बोले। ये जो ट्रेंड है ना, इसको राजेश भारती जी, आपने जो बात कही है वो स्पष्ट है। हालांकि आपने उम्मीद पाली है कि 20 साल में कम से कम ये खत्म हो जाएगा। मुझे शायद इससे थोड़ा सा और समय ज्यादा लगता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मैं इसके लिए किसी पार्टी, किसी नेता को ही दोषी नहीं मानता। हम उस समाज को भी देखें जो कि जाति में फंसा रहता है, तो उसका लाभ पार्टियां अपने अपने हिसाब से अलग अलग प्रदेशों में लेती हैं। अब यहाँ पर एक जवाब देना चाह रहा हूं, अगर मुझे इजाजत। बोले सर, बोले। देखिए, ये जातियां में जो जातियों का जो नेता हर क्षेत्र में जो इस देश में डेवलप हो गए हैं, वो बेसिकली जो नेशनल लीडरशिप है ना, उसका फेल्योर है। कि जो राष्ट्रीय राजनीति में बैठे लोग हैं और जिस तरह की आजादी के आंदोलन में जो सपने जगाए गए थे, आम आदमी को लगा था कि जैसे आजादी आएगी उन्हें रोटी मिलेगा, उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को, मतलब जीवन की जो आधारभूत करने जो बेसिक नीड्स है वो हम सबको मिलेगा जी। इसी सपने से आपकी बात से बीजेपी से ज्यादा एक मिनट इसी सपने से देश को आजादी मिली, लेकिन वो सपना जैसे पूरा नहीं हुआ तो उस मोह भंग से आम आदमी वो जातीय लीडरशिप की तरफ चली गई। मैं ये बिल्कुल सही बात है और आपका आकलन बिल्कुल। भारती साहब, मेरी आवाज जा रही है आप तक? अच्छा, मुझसे सवाल राजेश भारती जी, आपसे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनका ये कहना है कि हम कांग्रेस का जिक्र ना करें, सिर्फ बीजेपी का करें।
मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस ने लंबे समय तक सत्ता चलाई है, उससे भी सवाल होगा, और बीजेपी जो कि मौजूदा समय में सत्ता में है उसको भी जवाब देना पड़ेगा। देखिए, जवाब जो है ना, इतिहास से कभी नहीं मांगा जाता। जवाब, अतुल जी, जो हर समय वर्तमान से मांगा जाता है। इतिहास के पन्नों में जाके जवाब इतिहास मांगता है, वर्तमान नहीं मांगता। जब आप इतिहासकार के रूप में, इतिहास के छात्र के रूप में हो या इतिहासकार के रूप में जब चीजों का आप अध्ययन करेंगे ना, तो इतिहास के जवाब जो है इतिहास से मांगे जाते हैं। नेहरू जी ने क्या किया, और आपने ही अभी एक न्यूज के साथ व्यूज भी दे दिया कि वो पीओके ले सकते थे। माने दुनिया में ऐसे बहुत कम घटना है जब किसी एक युद्ध, नहीं एक मिनट जी, किसी एक युद्ध से एक देश क्रिएट कर दिया गया हो, उसके बाद भी सवाल आपने ये कर दिया। ये बीजेपी करती है सर, मेरा सवाल नहीं है, ये बीजेपी करती है, ये बीजेपी सवाल करती है कांग्रेस से। नहीं, ये देखिए, लेकिन आप न्यूज की मैंने कोट किया है, मैंने कोट किया कि बीजेपी ये काउंटर कर देती है, आप उसका विश्लेषण करिए। लेकिन देखिए, इस तरह से जो है कि चीजों को नहीं देखा जा सकता। पिछले 11 वर्ष में या बिहार में नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से बैठे हैं, तो नीतीश कुमार को जवाब देना है कि उन्होंने 20 वर्षों में क्या किया बिहार में। ये बात एकदम ठीक है कि ये सवाल नीतीश कुमार से पूछे जाएंगे, और उससे पहले के सवाल जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे और बाद में राबड़ी देवी, तो उनसे भी सवाल पूछा, स्वाभाविक है, उनसे भी सवाल पूछा जाता था। लेकिन ये सवाल देखिए, बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या, अगर मुझे 2 मिनट टाइम दिया जाए। बोले सर, बोले, बिल्कुल। बिहार की सबसे बड़ी समस्या ये जो है, देखिए, जातिवाद तो लगभग भारत के सभी राज्यों में अपना पूरा असर राजनीति से लेके समाज पे रखता है, बिहार में भी रखता है। अब स्केल पे मैं उसको मेजर नहीं करना चाहता क्यों कितना रखता है, लेकिन एक अच्छा खासा असर रखता है जाति। जो समस्या है बिहार की, वो है ब्रेन ड्रेन। बिहार से जिस तरह से लोग माइग्रेट करते हैं या पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए, या सरकारी नौकरी में आने के बाद, वो समाज लौट के बिहार में कंट्रीब्यूट नहीं करता। जब वो समाज बिहार में लौट के कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो सवाल तो उनसे भी पूछा जाएगा ना कि यदि उन लोगों ने बिहार में कंट्रीब्यूट किया होता, तो जैसे आप देखें कि जो हमने प्रवासी भारतीयों को वोटिंग राइट दिया है, क्यों दिया है वोटिंग राइट, उसके पीछे उद्देश्य क्या है कि जब वो मतदान के लिए भारत आएंगे, तो जो जिस समाज को आज वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस समाज में जो विकास किया है उन्होंने, इस समाज में जो जागृति आई है जी, उस समाज में जो चेतना आया है, जो साइंस एंड आर्ट और बाकी सारे सेक्टर्स में जो डेवलपमेंट हुए, उससे हमारे समाज का एक्सपोजर होगा, और उस एक्सपोजर से भारत का समाज, भारत का मतदाता बदलेगा और जाति और बाकी बातों से निकलेगा। ये बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम सिर्फ पार्टियों से, नेताओं से उम्मीद नहीं कर सकते, हम उन लोगों से भी उम्मीद करते हैं जो कि बिहार से निकलकर देश दुनिया में तो योगदान दे रहे हैं, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन बिहार में कम रह गया। यह भी अपने आप में एक हकीकत है, सच्चाई है। इसके लिए हम सिर्फ किसी पार्टी या किसी सरकार को ही दोषी नहीं ठहरा सकते, उस कंट्रीब्यूशन का भी बड़ा एक योगदान होता है। बहुत अच्छी बात भारती जी आपने कही है। सारिका हमारे साथ फिर जुड़ गई है, समझ गया, ये सारी चीजें होंगी, सारे मुद्दे होंगे। भारती साहब, फाइनल कमेंट ही बहुत संक्षेप में, समय की पाबंदी। अब जब सारे मुद्दों का जिक्र हमने कर लिया, उसमें एक विषय निकल कर आया कि इंडिया गठबंधन के हाथ वक्फ कानून, उसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं हथियार के तौर पर। वो कह रहे हैं कि इससे मुसलमान समाज का नुकसान हो जाएगा, यही हमारा मुद्दा है, इसी के इर्द गिर्द चुनाव होगा। क्या आपको लगता है कि इसका जवाब बीजेपी माकूल दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, पाकिस्तान की एंट्री कराकर, मौलाना बताकर, नमाजवादी बताकर? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो वक्फ कानून है, इसके इर्द गिर्द चुनाव होगा नहीं। जब चुनाव बिहार का नजदीक आएगा, तो ये मुद्दा जो है ना, वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। बिहार का चुनाव जो वर्तमान स्थिति है, वो लड़ा जाएगा मुख्य रूप से जातियों। सारे दल उसी पे जो है अब सवारी करना चाहते हैं, उसमें जो है, क्योंकि बीजेपी ये जरूर उठाएगी खूब जोर शोर से, उसको उठाना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति में गए हैं चुनाव जीतने के लिए, तो वो बीजेपी जोर शोर से वक्त का उठाएगी कि हमने ये दिया, क्योंकि हिंदुओं को मोबिलाइज करने के लिए। काउंटर में देखिए दिक्कत क्या है कि अभी क्या हो रहा है कि एनडीए एजेंडा सेट करता है चुनाव में, और इंडिया गठबंधन या बाकी जो दल है ना, वो आंसर देते हैं डिफेंस मोड में। जब तक कि उनके पाले में जाके गेम खेलते रहेंगे, तब तक विपक्ष के लिए थोड़ा मुश्किल बना रहेगा। उन्हें दूसरे मुद्दे उठाने चाहिए जो महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और ये बात जब सारिका